व्हाट्सअप गाइस, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है कि लाइफ हैज़ मैनी हाइज एंड लोज। द लोज मेक यू अप्रिशिएट। जो लोज होते हैं लाइफ में, जो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा फेज आता है जब आप काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि वो आप अप्रिशिएट करें उन हाइज को। और जो हाइज होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि वो आप अप्रिशिएट करें जो लोज को, जो खराब टाइम था। तो गोल है कि आप स्टडी रहें और अपनी जो लाइफ में जो भी पीक्स आ रही हैं, जो भी वैलीज हैं, वो सारी चीज़ों से सीखते हुए आप अपनी लाइफ में ग्रो करें और सक्सीड करें। तो दोस्तों, यही एक बेसिक मंत्रा है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन, बीइंग अ बिजनेसमैन, जो भी चीज़ आप लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, आप हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप वो चीज़ के लिए बिल्कुल अपने आप को इस लेवल पे मेंटली प्रिपेयर करें कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपके सामने, आप उस हर चीज़ को फेस करके आगे निकल जाएंगे। यही बेसिक जिस्ट था। चलता हूं पहली न्यूज़ की तरफ। यहां पे बात की जा रही है कोरोना वायरस की। लगभग वर्ल्ड के अंदर इस समय 1,47,40,40,000 के आसपास टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें से आप देखेंगे 87,91,026 लोग रिकवर कर गए हैं और 6,10,000 725 लोग अपनी अब तक कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। अगर वर्ल्ड के आप टॉप कंट्रीज देखेंगे तो यूएसए टॉप पे बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, रशिया, उसके बाद पांचवे पे साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका काफ़ी तेज़ी से नीचे से ऊपर आया है। आप इंडिया के अगर नंबर देखें तो लगभग 11 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, 11.5 लाख का। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो 72 जो 7,20,000 के आसपास लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं। और इसमें से जो 28,78,78 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस समय तेज़ी से हमारे देश में केस बढ़ते हुए आ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सरकार के लिए आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जाइकोव डी की बात की जा रही है। ये एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जिसे डिज़ाइन किया गया है जाइडस के द्वारा और फंड किया गया है बीरैक, मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो कि बेसिकली जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बीरैक जो है ये बेसिकली इसका काम है कि ये सपोर्ट कर रही है जाइडस को अंडर वैक्सीन डिस्कवरी, कि वैक्सीन को एज अ वैक्सीन डेवलप किया जाए, इसलिए इसे आपको सपोर्ट देखा जाएगा बीरैक के द्वारा जाइडस को। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सपोर्ट किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत इसमें काम किया जा रहा है। जायकोविड डी जो है ये इसने अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? जब किसी भी वैक्सीन का टेस्ट आप देखेंगे चूहों पे, बिल्ली पे, या गिनिया पिग्स में, या रैट्स में, इन सब चीज़ों में किया जाता है, तो फिर आप बेसिकली बोलते हैं उनको क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद फेज़ 1 फेज़ 2 के ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, जिसमें जाइडस को अब इनिशिएट कर दिया गया है। ये फेज़ 1 फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स में है। और जो वैक्सीन है, इससे ये पता चलेगा ट्रायल्स के बाद कि उसको कितनी डोज में दिया जाना है और ये कितनी ज़्यादा जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए कितनी ज़्यादा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे इसको इनटेक करना है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च में पता चलेंगी। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है G20 समिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो G20 के मेंबर्स हैं, ये उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो G20 इसे अभी रिसेंटली आप देखेंगे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें इसकी जो थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीट है, जो कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है, इसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया अंडर सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंसी। इस बार सऊदी अरेबिया इसमें प्रेसिडेंट है। और आप देखेंगे जो G20 ग्रुप है ये एक ग्रुप है 19 देशों का और एक ग्रुपिंग मतलब यूरोपियन यूनियन का। इसमें आपको देखने को मिलेगा दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन, मैंने यानी कि 2/3 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसमें देखने को मिलती है, जो कि जिसमें आप देखेंगे 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये याद रख सकते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि G20 किसके द्वारा इस बार प्रिसाइड करी गई, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कि सऊदी अरेबिया।
उसके बाद आप यहाँ देखिए G20 जो है बेसिकली दो मोड्स में काम करती है। सबसे पहले जो फाइनेंस ट्रैक है उसको प्रॉपरली अटेंड करती है। इसमें G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, जैसे हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो गवर्नर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फोकस करते हैं मॉनिटरी और फिजिकल इश्यूज़ के रेगुलेशन के लिए। मतलब फिजिकल इश्यूज़ क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है और जो टोटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, तो उन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है बेसिकली दैट इज व्हाट यू कॉल फिजिकल पॉलिसीज। कैसे ये सरकार इसे मैनेज करके चल रही है, कैसे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर रही है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जो शेरपा ट्रैक है इसे अटेंड किया गया शेरपा के द्वारा, जो कि जो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव और फोकस उनका काम होता है कि वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन जैसी चीज़ों पे काम करें। जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल आपको देखने को मिलेगा कि ये रोटेट हो जाती है, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा इसको प्रिसाइड किया जाता है और इस बार इसे चेयर किया गया सऊदी अरेबिया और इंडिया जो है अब इसे ग्रुप करेगा, इसको चेयर करेगा 2022 के अंदर। जो कि आप याद रख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बनने को मिलेगा कि जो G20 मीट की 2022 को कौन चेयर करेगा, तो वो है इंडिया। G20 डज नॉट हैव सेक्रेटरीट, इसका कोई अपना एक पर्टिकुलर जो ऑफिस नहीं देखने को मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा देखने को WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलता है या दूसरे ऑफिसेज अलग अलग जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से, इसका कोई भी सेक्रेटरीट नहीं है। और इनफैक्ट इसमें जो होस्ट कंट्री जो इसे होस्ट करता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इस पूरी समिट का एक एजेंडा सेट करे कि क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा इसको महत्वता दी जानी है। जैसे आप देखेंगे G20 में जो ग्लोबल इकॉनमी है, क्लाइमेट एक्शन है, एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये, जैसे आप सऊदी अरेबिया प्रिसाइड कर रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रबलता से एड्रेस करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज़ जो हैं उनका आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे देश हैं, 20 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन है। ये सब G20 का एक मेंबर हैं, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कॉप्स की, इसमें देखेंगे आप जो कोविड-19 को प्रोटेक्शन सिस्टम है एक तरीके से, कि कैसे आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो जिस तरीके के नए नॉर्मल डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे जो ऑफिसेज होंगे, जो स्कूल्स होंगे, जो मॉल्स होंगे, जो थिएटर्स होंगे या जो भी पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, उनको इस तरीके से मैनेज करके चला जाएगा कि उनको वहाँ पे आपको बड़े पैमाने पे इन्फेक्शन ना देखने को मिले, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस सारे पूरे सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। इसे बेसिकली डेवलप किया गया CSIR-CMERI, जिसे बोलते हैं सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। कॉप्स एक कॉन्ग्लोमरेशन है 3 टेक्नोलॉजीज़ का, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, टचलेस पॉकेट और 360 डिग्री कार फ्लशर। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इंटेली मास्क है। आपने देखा होगा जब भी आप मास्क लगाते हैं तो इस मास्क में आप जब लगाएंगे, काफ़ी देर तक अगर आप लगाए रहेंगे तो आपको अंदर एक सफोकेशन महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको स्वेट ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से आपको इरिटेशन होने लगती है। तो ये मास्क, इंटेलिजेंट मास्क क्या करेगा कि आपको आपके बॉडी के टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करके जो भी आपके जो देखने को मिलेगा जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। और आप देखेंगे जैसे जो कोई अगर मास्क नहीं लगाया है तो वो उसकी सैलरी से, जो भी ऑफिस आ रहा है उसकी सैलरी से पैसा डायरेक्ट काट के उसको कैशलेस डिलीवरी दी जाएगी मास्क की। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप इसमें देखने को मिलेगी, जिससे कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए एक डिजिटल स्टेप होगा। यहाँ पे आप देखिए TOUF, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिक्विड सोप है, इसको डिस्पेंस करता है, वाटर को निकालता है। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मली आपने हाथ लगाया बस अपने किसी भी नल के नीचे और आपको साबुन और पानी उतनी मात्रा में आ गया कि उतनी देर में आप अपना हाथ धुल सके। तो यहाँ पे भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यूज़ किया जा रहा है। उसी के साथ आप देखेंगे 360 डिग्री कार फ्लशर को कैसे आप मेंटेन, कैसे आप देखेंगे कि एक आपने गाड़ी अपनी कहीं खड़ी करी और खड़ी करने के बाद अब वो पूरी गाड़ी प्रॉपरली सैनिटाइज हो गई, उसमें पूरे बॉडी, जो कार की जो बॉडी है जहाँ पे भी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा है वो सारी को सैनिटाइज कर दिया गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं कि डिजिटल वे में आप कैसे अपने आप को
ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रख सकते हैं कोविड 19 के इस पूरे पैंडमिक से, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है एनआरडीसी यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ये एक एंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है। इसमें आप देखेंगे जो दो टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं, उसमें एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज जो कि एक प्राइवेट कंपनी है मास प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्टिव रेस्पिरेटर और अटैच्ड एक्सलेशन वॉल्व, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि कंफर्ट और हाइजीन प्रोवाइड कराएगा। जब आप मास्क में आप देखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे मास्क में जब आप पहनते हैं कोई मास्क तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी जब लगती है तो उसको कैसे उस गर्मी को कम किया जाएगा, और उससे आपकी जो वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ स्पीच, जब आप मास्क लगा के बोलते हैं तो आवाज़ भी साफ़ नहीं आती, तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा एक टेक्निकल वेस में। यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग लास्टिंग जो सैनिटाइज़र है, नैनो सैनिटाइज़र जिसे आप बोलते हैं, वो इस जो आपने देखा होगा जब आप हाथ धुलते हैं, ज़्यादा अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं तो हाथ में एक इचीनेस होने लगती है, एक ड्राइनेस होने लगती है, तो वो सारे इश्यूज़ को ये जो नैनो सैनिटाइज़र है वो एड्रेस करेगा और प्रॉपरली आपको कंफर्टेबल हाइजीनिक हैंड सैनिटाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। SNBNCBS ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 1986 के अंडर। आप देखेंगे इसे ये जो इसका बेसिक काम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसका काम देखने को मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या मतलब, जितनी ज़्यादा जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे उतनी ही अच्छी इनोवेटिव वे से हम कोविड 19 से फाइट कर सकेंगे, उतने ही अच्छे जो टूल्स आएंगे, आप अच्छे से अच्छे ग्लव्स लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे मास्क लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे सैनिटाइजर्स लेके आएंगे, तो उतनी ही अच्छी तरीके से हमें जो कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि कैसे हमें अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेसिक इसमें काम करना है और ध्यान देना है कैसे कि हम आगे अपने कोविड 19 को टैकल करें। यहाँ पे बात की जा रही है माइग्रेंट इश्यूज़ की कि कैसे जो हम अभी आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा हमारे देश में तो कितने सारे माइग्रेंट लेबर्स आप दिल्ली से यूपी की तरफ आते हुए देखे होंगे, उसके बाद दिल्ली से झारखंड, बिहार और राजस्थान, उसके बाद मुंबई से बहुत सारे लोग आए, बेंगलोर से आए। तो आप देखेंगे ये जो माइग्रेंट लेबर्स का इशू है ये आज का इशू नहीं है, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि समय समय पे देखने को मिलती रही हैं। माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो अभी आपने जो मैंने आपको बताया ये इनको सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। इनको फूड प्रॉपर नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं मिलती, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते जिससे कि ये अपनी जो लाइफ है प्रॉपरली लेके चल सकें। अगर आप देखें माइग्रेंट्स 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो लगभग हमारे देश में इंटरनल माइग्रेंट्स जो हैं वो लगभग 45 करोड़ हैं। तो इतना ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट यू कैन से कि लगभग आधी पॉपुलेशन के आसपास, आधी से थोड़े ही कम ये पॉपुलेशन जो है वो है माइग्रेंट लेबर्स की। और इसमें से आप देखेंगे 11.7 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर्स हैं ये इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले, मतलब लेट्स से कि आपने देखा होगा गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद के नज़दीक ही मेरठ है, तो मेरठ से बहुत सारे लोग अगर गाज़ियाबाद में नौकरी करने आते हैं या फिर गाज़ियाबाद से मेरठ नौकरी करने जाते हैं तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो ये यहीं पे आपको लगभग 5 करोड़ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स मिल जाते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा ये माइग्रेंट्स का जो इशू देखने को मिला पैंडमिक के टाइम में, यूपी से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, यूपी से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आपको महाराष्ट्र, मुंबई में देखने को मिलेंगे, उसी तरीके बिहार से यूपी, बिहार से दिल्ली में, बिहार से महाराष्ट्र में। तो ये सारे जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं इस वजह से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं जो कि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बिलीव करती हैं कि जो ये माइग्रेंट का नंबर है जो आपको बताया गया 45 करोड़, 5 करोड़ और ये 11.7 करोड़ का, ये नंबर अंडर एस्टिमेट किया था, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा नंबर हो सकता है जो कि माइग्रेंट लेबर्स का जो कि अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है, जब आप देखेंगे माइग्रेंट्स जो कि किसी दूसरे शहर में काम करने जाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं लेकिन वहाँ पे वो प्रॉपरली रह नहीं पाते, वहाँ परमानेंट रह नहीं पाते, जैसे कोई वो रूम लेके नहीं रह पाते या फिर आप देखेंगे कि कहीं वो उनका पास कोई
कुछ भी साधन ऐसा नहीं कि वो वहाँ रह सकें। तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल, दे आर नॉन परमानेंट माइग्रेंट्स, और इस वजह से उन्हें लोकल अप डाउन करना पड़ता है। और यही इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा वो जो वहाँ की जो उनके बेनिफिट्स होते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट में मिल रहे होते हैं, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो शॉर्ट टर्म और सर्कुलर माइग्रेंट्स होते हैं वो उनकी जो, अगर आपको जो टोटल पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी, और इनमें से जो आधे होते हैं वो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादातर जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनके पास कोई ज़्यादा अच्छी स्किल नहीं होती है, वो पॉवर्टी ड्रिवन गांव के, मतलब जो गरीब गांव के क्षेत्र हैं वहाँ से आते हैं नौकरी की तलाश में। और जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो चंक देखने को मिलेगा मार्जिनलाइज्ड, जो सबसे जो आप देखेंगे जो बैकवर्ड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जिसे आप बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये सारे जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर इसमें देखने को मिलते हैं काम करते हुए। तो बेसिक इशू यही है कि आपको देखने को मिलेगा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं इनकी जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किए जाते हैं। बिहार, यूपी, आप देखेंगे सारे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स यहीं से निकल के आते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स लगभग बिहार के अंदर 83 लाख है, और जो उत्तर प्रदेश से लगभग 63 लाख माइग्रेंट्स निकल के आते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है माइग्रेंट्स की वोटिंग राइट्स की। आप देखेंगे एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया जो 78% माइग्रेंट्स हैं वो उनके पास वोटर आईडी तो है, लेकिन उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में उनके होम टाउन के अंदर है, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे इतना ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि इतने सारे लोग हमारे देश में हर बार जब चुनाव होता है तो वोट ही नहीं कर पाते हैं। फिर वो लोकसभा का चुनाव हो, स्टेट एमएलए का चुनाव हो, विधायक वाला चुनाव हो, या फिर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन जैसे नगर पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव होते हैं, ये सब इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता। हालांकि जो करंट अभी सिनेरियो है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परमिट करे या परमिट ना करे इन होस्ट स्टेट्स को कि वो इन माइग्रेंट्स को वोट करने के लिए अलाउ करे या ना करे, क्योंकि ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं ये ऑर्डनरी रेजिडेंट के रूप में देखने को मिलते हैं। और इस वजह से सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आपको देखने को मिलेगा जो ये होस्ट स्टेट्स होते हैं ये अलाउ नहीं करते हैं इनको अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो आपने इसीलिए देखा होगा बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन सही होती है, तो वो अलग अलग देशों से या अलग अलग राज्यों से जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वो वोट करने आते हैं। लेकिन माइग्रेंट लेबर्स ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी सैलरी नहीं है, उनको इतना पैसा नहीं मिलता, इतनी छुट्टी नहीं मिलती कि वो जाके अपना वोट कास्ट कर सकें। ये यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए जो 2019 का जनरल इलेक्शन हुआ उसमें यूपी, बिहार में सबसे कम टर्नआउट वोटर का रहा, जिसमें आप देखेंगे जो माइग्रेंट्स वोटर उनको वोट करने का मतलब वो करने ही नहीं आ पाए, जिस वजह से बहुत सारे लोग वोट करने से वंचित रह गए। और जो जिसे आप बोलते हैं लोकतंत्र का त्यौहार, उसमें पार्टिसिपेट करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है ये कि ये पावर प्रोवाइड करता है उन माइग्रेंट लेबर्स को कि वो वोटिंग राइट्स अपनी ले सके अंडर सेक्शन 60 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और वो अपने जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सके। अगर लेट से कि अगर कोई लेबर है वो किसी दूसरे जैसे आप बोले मुंबई में रह रहा है, उसको प्रॉपर उसका घर बिहार में, वो अगर पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ पे वोट कर सके तो उसका वोट भी काउंट हो जाएगा, उसे वहाँ से यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी सस्टेन अच्छे से कर पाएगी। तो ये सारे जो वे फॉरवर्ड्स हैं, आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे आने वाले टाइम में गाइडलाइंस लानी चाहिए जिससे कि हर इंसान वोट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि राइट टू वोट जो है इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 से 21 के बीच में आती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये रोक सके किसी को भी वोट करने से। तो यहाँ पे माइग्रेंट राइट जो माइग्रेंट्स की जो वोटिंग राइट्स है उनको इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। वे फॉरवर्ड में अगर आप देखें तो 2019 जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे 28 लाख से ज़्यादा लोग अपना वोट उन्होंने कास्ट किया जो पोस्टल बैलेट्स के द्वारा। इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स जो है ऐसा वो भी कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको ये अलाउ करे तो। ग्रांटिंग द वोट राइट टू वोट फ्रॉम एनी लोकेशन
helps in realizing Election Commission of India's mission to no voters left behind. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी वोटर पीछे न रह जाए वोट करने से, सभी को वोट करने को मिले, तो ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि GS3 आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे इस समय सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये अपना जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बचा लेते हैं। ये बोलते हैं कि जब हमने टैक्स, मान लीजिए जहाँ पे जो भी इनका ओरिजिन है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अगर इन्होंने टैक्स दे दिया तो ये बोलते हैं कि हम इंडिया में टैक्स क्यों दें ज़्यादा, जब जितना हमारी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से कमाई हो रही है उतना ही हम टैक्स देंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट, रुकिए, ये USTR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है कि यूरोपियन यूनियन और जो 9 दूसरे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये कि लेवी करेंगे इक्वलाइजेशन टैक्स और गूगल टैक्स ऑन फर्म्स लाइक फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स। ये जो USTR के द्वारा ये टैक्स लगाया जाएगा, इक्वलाइजेशन टैक्स, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? कंपनीज जो ऑपरेट नहीं करती हैं या फिर उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है इन डिजिटल टैक्सेस से 2016 के बाद से। आप देखेंगे जो ये फर्म्स होती हैं, इनके बेसिकली आप देखेंगे परमानेंट फिजिकल प्रेजेंस देखने को मिलती है, जिनकी इंडिया के अंदर उन्हें लगभग 40% टैक्स देना पड़ता है। तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और यही कारण है कि बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे अपने अपने जो होम कंट्रीज़ है वहीं से ऑपरेट करती हैं और ये जो 40% का जो टैक्स है इसे काफ़ी बार बचा ले जाती हैं। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देखिए जो ग्रोथ है जो इंडिया के डिजिटल सेक्टर में, ये बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे कंपेयर टू ग्लोबल इकॉनमी। और करेक्ट इसमें ज़रूरत है कि हम करेक्ट करें जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि 2016 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था इक्वलाइजेशन लेवी 6% का बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, उसे कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि इस टैक्स को जो उन कंपनीज पे लेवी करे जिनका की फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया के अंदर या फिर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो ये चीज़ आप आइडिया रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ एप्लीकेबल टू कंपनीज, जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं सर्विस 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और ये जो स्टेटस इंडिया के अंदर अगर इसका स्टेटस देखेंगे तो जो बर्डन है गूगल टैक्स देने का इंडियन कंपनीज पे वो या फिर नॉन रेसिडेंट कंपनीज पे जो ये टैक्स देने का बर्डन है, ये इनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। अगर फिजिकली ये प्रेजेंट है इंडिया के अंदर तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो बच जाएंगे। जो अभी आप देखेंगे जो कंपनीज के कंसर्न है वो है कि लगभग 6% का जो इन्हें टैक्स देना पड़ रहा है वो इन्हें हर बार अपनी जेब से देना पड़ता है और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलती हैं। आप देखेंगे जो बजट 2021 में आया उसमें बोला गया कि एडिशनल 2% अपार्ट फ्रॉम 6%, मतलब 6% प्लस 2% और जो सरचार्ज है इन कंपनीज पे लगाया जाएगा, जिससे कि जो कंपनियां अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू, उनको यहाँ पे ये चार्ज उन पे लगाया जाएगा। और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा ये सारी कवायद इंडियन इकोनॉमी जो एक इस समय प्लंजिंग स्टेट, आप ये तो पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक से पहले भी हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा एक लो फेज में चल रही थी, तो इसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे कदम टाइम टू टाइम उठाए जाते हैं, जिससे कि डिजिटली जितना जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो चैलेंजेस, कुछ तो स्टार्टअप्स और MSMEs ये हमेशा बार बार बोलते आए हैं कि वो कैंसिल करे सरकार, कि वो जो इक्वलाइजेशन लेवी है इससे उनके जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें अब इस टैक्स की वजह से उनकी जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो, जैसे कि आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट जो होता है, एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू का अगर बड़ा चंक ये टैक्स के रूप में दे देंगी कंपनियां तो उन्हें नुकसान तो होगा ही, वो कंपनियां ग्रो कैसे करेंगी? जो रेवेन्यू उनका जनरेट होगा, जो पैसा उनके पास प्रॉफिट जो आएगा, अगर उसका मेजर चंक सरकार के पास एज अ टैक्स चला जाएगा तो फिर वो कैसे आगे ग्रो करेंगे, कैसे उनका बड़े बड़े ऑफिस बनाएंगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट देंगी, कैसे पूरे ग्लोबल इंडिया या ग्लोबल वेंचर बनाएंगी अपने। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सरकार को चाहिए कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है इसे कम करे,
यहाँ पे आप देखेंगे द क्लेम एंड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स इंक्रीजेज एंड कुड डिस्करेज देम फ्रॉम यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म्स। ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो जो लेवी डिस्कोर्सेज हैं ये फॉरेन फर्म्स की, इनको चाहिए कि ये जो बिजनेस कर रही हैं इंडिया के अंदर, इन्हें डबल टैक्सेशन ना फेस करना पड़े। यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज हैं ये भी क्लेम करती हैं कि ये नहीं एलिजिबल हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने देश में ये टैक्स दे दिया है। तो यही बात मैंने आपको भी बताई थी, ये सारे चैलेंजेस हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डेटा क्राइसिस, जो कि GS3 का अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के बाद से आपको देखने को मिला होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारी इकॉनमी ऑल टाइम लो में है। हमेशा एक जो अच्छी इकॉनमी, मतलब 2000, आप देखिए कि जो फेज़ था 8 से लेके 15-16 तक, ये काफ़ी सही फेज़ था। लेकिन जब से अभी ये 16 के बाद से आप देखेंगे जो कंडीशंस हैं काफ़ी ज़्यादा वर्स होने लगी इंडियन इकॉनमी के लिए। हमारी इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लॉज देखने को मिलेंगे कि जो हमारा इकॉनमी, जो GDP कैलकुलेट करने का तरीका था उसे बदला गया, और कई सारे NSO के सर्वे थे उसमें भी ये सारे इश्यूज दिखाए गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे बात की जा रही है डेटा की, तो जो अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो डेटा है वो उस लेवल का नहीं है जिससे कि आप देखेंगे पोवर्टी, माइग्रेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। और ये सारे इन सारे इश्यूज़ की वजह से आपको देखने को मिलेगा जो हमारे देश में डेवलपिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रॉपरली तरीके से बन नहीं पाती। आप देखेंगे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के, उसमें सबसे पहले आपको नो पॉवर्टी देखने को मिलती है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड हैं, और इनको डायरेक्टली इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा डेटा लाने की ज़रूरत है जिससे कि एक रिफाइंड डेटा हो और हमारे पास एग्जैक्ट डेटा हो कि ये भाई इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग पैसा है इनके पास, मिडिल इनकम है, या फिर इतने बिल्कुल कोर अमीर हैं। तो उस हिसाब से उनके लिए प्रॉपर एक स्कीम लाई जा सके, जिससे कि अगर आप देखेंगे, जैसे आप चैलेंजेस देखेंगे जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको देख बोला जा सकता है कि ये कंटिन्यूसली कई सालों से बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। कंजप्शन और खर्चा और कंजप्शन जो है, इसमें आप देखेंगे इसमें ये एक डिटेल जो इसमें प्रोवाइड करते हैं, इसके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा पुराना ओल्ड एस्टिमेटेड डेटा है, जिसमें आपको 2011-12 का जो सेंसस है उस हिसाब से डेटा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कितना हमें अपने देश में फूड कंजप्शन की ज़रूरत है, कितना, अगर जैसे पैंडमिक चल रहा है, अब अगर हमें एग्जैक्ट पता हो कि भाई 10 करोड़ लोग को हमें खाना पहुंचाना है, तो हम डायरेक्ट उन 10 करोड़ लोगों पे फोकस करेंगे। लेकिन जब हमारे पास ये एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है तो हम किस पे, हम तो सब सोचेंगे ये भाई सभी काफ़ी जिनके जिनके पास पीला कार्ड है, जिसे राशन कार्ड आप बोलते हैं, या लाल कार्ड है, उस हिसाब से ही फोकस करेंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं समझ आता कि जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी कार्ड बनवा के रखते हैं, जो फर्जी सरकार की जो स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारे जो लूप होल्स हैं इनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की आप देखें तो इसे रिलीज़ किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि आप देखेंगे वंस इन एवरी क्वार्टर फॉर अर्बन एरियाज़, और इसे अभी पिछले लगभग 3 क्वार्टर से रिलीज़ ही नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कितने हाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है कि सरकार इसका डेटा तक देने के लिए तैयार नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे जो वेजेस हैं, जो लोगों की इनकम है, जो लोगों के जो पैसा मिलता है सर्विस का, या फिर जो दूसरे अलग तरीके से जो पैसा जो लोग कमाते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है कि पीपल आर मोस्ट अफेक्टेड इन दिस पैंडमिक। इस पैंडमिक की वजह से लोगों की आप देखेंगे जॉब चली गई, लोगों की सैलरी कम हो गई, लोग स्ट्रेस में आ गए, लोग स्ट्रेस में अपनी जान दे रहे हैं। इतने सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जिसे प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं आप देखेंगे जो एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स हैं उनका जो एग्जैक्ट नंबर है वो तक अभी सरकार को एग्जैक्ट नहीं पता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सही स्टेप्स ले जिससे कि इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ला सके। और लॉकडाउन के टाइम में जो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में देखने को मिले, आपने देखा होगा
कि बहुत सारे लोग वापस आते टाइम डिहाइड्रेशन से उनकी मौत हो गई, ट्रेन से कट गए उनकी मौत हो गई, रोड एक्सीडेंट्स हुए उसमें उनकी मौत हो गई, बहुत सारी लेडीज़ ने रोड्स पे ही उनकी डिलीवरी हो गई, रोड्स पे ही उनकी जान चली गई। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इनको कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर हमारे पास डेटा होता तो हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाते, सही आकलन कर पाते कि कितने लोगों को हमें कैसे भेजना है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप देखेंगे जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा जैसे कि आप देखेंगे प्राइवेट रिसर्च फर्म जैसे कि CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, NCAER जिसे आप बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये भी हालांकि डेटा प्रोवाइड करती हैं हंगर से रिलेटेड, इकोनॉमिक लेवल से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये ऑप्टिमम डेटा जो होता है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं। तो होल एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे देश में NSO कंप्लीट करता है, NSO कलेक्ट करता है, वो लेवल का डेटा नहीं होता है। छोटे पैमाने पे तो ये डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क और कॉम्प्रिहेंसिव टीम की ज़रूरत है जो कि इसे मैनेज करके चले। जो हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं इसमें आप देखेंगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसा कि आप देखेंगे जो डायरेक्ट लोगों को खाने की फूड दिया जा रहा है, वीट, राइस, ग्राम, चावना, ये सारी जो चीज़ें दी जा रही हैं, और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे कि आप देखेंगे नरेगा स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है गाँव में ही, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हालांकि पहुँची है पुअर्स को, जो गरीब हैं उनकी उनकी इनकम बढ़ी है। लेकिन जो फूड क्राइसिस वगैरह है, ये सारे इश्यूज़ को अगर प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना है तो प्रॉपर एक रिलेवेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा की ज़रूरत ही पड़ेगी। प्राइवेट डेटा है, अगर आप देखेंगे तो इसे ज़्यादा रिगरस नहीं है, जैसे कि NSO में देखने को मिलता है। अगर वे फॉरवर्ड देखें, जो पैंडमिक है वो हमें इस समय एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपना जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जिससे कि डेटा कलेक्ट करने वाला जो पूरा सिस्टम है, उसे प्रॉपरली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके अपने प्रॉपर एक डेटा को मैनेज करके चले, और जो अपना डेटा कलेक्शन है, डेसिमिनेशन है, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस करें, जिससे कि प्रॉपर पॉलिसीज़ लाई जा सकें, और जो गरीब लोग हैं उनके इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। डेटा ऑन कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। एलिमेंट्री इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, इनको एड्रेस किया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे जो रेगुलरली एसेंशियल और इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पांस है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसमें एक आपको देखने को मिले, प्रॉपर स्टेप्स देखने को मिले, जिससे कि ये सारे जो वल्नरेबल इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस किया जा सके। दोस्तों अब यहाँ पे बात की जा रही है होप मिशन। होप मिशन क्या है? होप मिशन आप देखेंगे बेसिकली UAE का एक मिशन है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो UAE में मार्स में मिशन भेजा जाना है, वहाँ का ये मिशन है। तो डायरेक्टली पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि होप मिशन किस देश का है। अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कहीं आपको देखने को मिलेगा UAE, ये है पूरा UAE का मैप। इसमें देखेंगे आप ये रेड सी के अलॉन्ग देखने को मिलता है। इसका जो कैपिटल सिटी अबू धाबी देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक देखने को मिलेगी, और इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 5,77,000 के आसपास देखने को मिलेगी। आप देखेंगे ये एक यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है इसका काफ़ी बड़ा हब देखने को मिलता है। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस जो होप मिशन मार्स के लिए बनाया गया था, इसे डिले कर दिया है, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं वो नहीं सही पाई गई। और ये मिशन जो है टोटल, इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि ये एक जो इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ रेड प्लैनेट एटमॉस्फेयर है उसको अच्छे से स्टडी करे। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो एमिरेट की एक्सप्लोरेशन इमेजर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ होगा, एमिरेट मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद UV इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ देखने को मिलेगा, जो मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिलेगा, FTIR स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसे बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इससे जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसे कहीं ना कहीं स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्टियन एटमॉस्फेयर मार्स के एटमॉस्फेयर को बोला जाता है, और यहाँ पे जो आउटर स्पेस की सोलर विंड्स हैं वो क्या असर डाल रही हैं इस एटमॉस्फेयर पे मार्स के, वो सारी चीज़ों की स्टडी की जाएगी। इससे हेल्प मिलेगी कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या कारण है कि जो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूसली डिके कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी जब ये मिशन भेजा जाएगा। अगर आप देखें जो इसका जो शेड्यूल, लॉन्च का जो शेड्यूल है, अब तभी देखने को मिलेगा जब आप जो मार्स और अर्थ के बीच में जब सबसे कम दूरी होती है, तभी ये अब दोबारा ये लॉन्च देखने को मिलेगा। मतलब 2 साल में लगभग एक बार ही एक ऐसा होता है कि जब अर्थ है
लेट्स से कि ये मार्स है, बिल्कुल इनके जो दूरी है ये बिल्कुल कम हो जाती, तभी ये मिशन भेजा। तो ये जो सबसे बड़ा पर्पस इसको क्लोजेट टाइम में भेजने का है कि सबसे आप देखेंगे हमारा फ्यूल कम खर्च होगा, उसके बाद हम अच्छे से उसकी लैंडिंग इंश्योर कर पाएंगे, हम अच्छे से ये चीज़ इंश्योर कर पाएंगे कि वो प्रॉपरली वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। तो ये सारे जो बेसिक इश्यूज़ हैं, इन सारी कारणों से आप देखेंगे कि इसे क्लोजेट टाइम जब बिल्कुल नज़दीक होते हैं दोनों प्लैनेट्स तब भेजा जाता है। इसलिए ये मिशन है, इसे शेड्यूल किया गया था जुलाई 2020 के अंदर, लेकिन अब इसे डिले कर दिया गया है। तो अब जब दोबारा ये होगा तो फिर से ये न्यूज़ में रहेगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा आप कि होप मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है। ये यूएई से रिलेटेड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसका काम है मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। जो दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो इसकी स्टडी कर रहे हैं वो है नासा। नासा ने अभी मार्स एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए, आप देखेंगे कि जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो ठंड होती है, और इस वजह से एक जो स्टेबिलिटी है टू लिक्विड वाटर ड्यू टू प्रोसेस लॉस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन स्पेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और पानी की जो पानी नहीं पाया अभी तक जा सका है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न बोला जाता है कि यही एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ये जो वहाँ का है वो फीजिबल नहीं है कि वो वाटर को सस्टेन कर पाए, सब वाटर इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो फीचर्स जैसे कि रिवर बेड्स वहाँ पे मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं जो कि तभी मिल सकते हैं जब कहीं पे पानी रहा हो। उसके बाद लिक्विड वाटर इंडिकेट करता है कि जो एंशियंट मार्टियन एटमॉस्फेयर, जो पहले मार्स का एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे पानी हुआ करता होगा। लेकिन अब ज़्यादा गर्मी की वजह से ये सारा जो है वो इवेपोरेट कर गया या फिर सरफेस के अंदर चला गया। आप देखेंगे जो मेवन स्पेस क्राफ्ट है उसमें सोलर विंड्स की स्टडी देखने को मिलती है। उसके बाद जो रेडिएशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो मार्टियन एटमॉस्फेयर है वो बोला जाता है कि वो सपोर्ट कर सकता है जो ह्यूमन लाइफ को। तो ये एक अच्छी खबर है, आप बोल सकते हैं। स्टडी का मार्स की स्टडी करना, उसके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करना, ये काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल सकती है कि आगे हम क्या संभावनाएं देख सकते हैं मार्स में, अगर ह्यूमन का एक वहाँ पे हैबिटेशन देखने को मिले, ये सारी चीज़ें कैसे इंश्योर करी जा सकती हैं। ये इट ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड लिक्विड वाटर। तो ये मैंने अभी आपको बताया। स्टडी विल ऑल्सो हेल्प टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ इनहेबिटिंग, कैसे लोग वहाँ पे आने वाले टाइम में रह सकें, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करी जाएगी। जो दूसरे देश मार्स मिशन में लगे हुए हैं वो हैं, सबसे पहले तो आप देखेंगे होप मिशन, इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, यूएई स्पेस एजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यूएई, यूएस, चाइना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये भी अपना मिशन ऑफ मार्स प्लान कर रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी मिशन टू मार्स कंप्लीट कर चुका है और वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज़ में अपना नाम दर्ज करा चुका है। नासा ने अभी एक ऐसा ही प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको बोला जाता है परसिवरेंस रोवर। ये एक्सप्लोर करेगा जो एंशियंट हैबिटेबिलिटी है और वहाँ पे जो जो पत्थर के टुकड़े हैं उन और जो सॉइल सैंपल्स हैं उनको ले के वापस अर्थ पे आएगा। फिर इनकी स्टडी करी जाएगी, इन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाएंगी कैसे आगे फ्यूचर में मार्स को लेके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लैक ऑफ डेटा ऑन पोवर्टी, माइग्रेंट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट एड्स फ्यूल टू द प्रॉब्लम इन डेवलपिंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू द नीडी। मतलब गरीब, प्रवासियों और बेरोजगारी के आंकड़े की कमी सरकार द्वारा ज़रूरतमंद स्पष्टीकरण के लिए नीतिगत पहल विकसित करने में समस्या में इजाफा करती है। तो ये आप आज का क्वेश्चन है, इसका मैंने एडिटोरियल भी अच्छे से आपको डिस्कस किया है कि कैसे डेटा अगर प्रॉपरली होगा तो माइग्रेंट्स की जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस किए जा सकेंगे। इस पे आप एक आंसर अच्छा सा लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक के पेज पे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फेसबुक पेज का, फेसबुक ग्रुप पे, कहीं पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा टोटल लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए, और अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है आपको। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर नहीं शेयर करते तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए ज़रूर। उसको पढ़ा देंगे तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, प्लस आपको एक जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मैं नहीं शेयर कर सकता आपके साथ। वो ऐसा सेटिस्फैक्शन जो होता है वो सिर्फ जो पढ़ाता है वो ही फील कर सकता है। तो किसी अगर आपके आसपास कोई एनजीओ हो तो वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, या गरीब बच्चों को जाके पढ़ा सकते हैं एक ग्रुप बना के। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि ये मौसम जो है पेड़ के लिए बहुत मुफीद होता है। आप जो भी पेड़ लगाएंगे वो लग जाएगा, अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो बीइंग अ एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ सोसाइटी, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए।
दोस्तों अगर आपको मेरी इस पूरे लेक्चर की स्लाइड चाहिए तो आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आईएएस सूत्रा से। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन गाइस। जय हिंद।